बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका लीगल एडवाइज़र सैयद मुश्तबा तिरमिज़ी एडवोकेट, रेड बॉक्स टीवी के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे इज़हार ख़याल के लिए आए हैं, ये एक इंतहाई अहम है क्योंकि ये प्रॉपर्टी से मुतल्लिक है और ये है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि कानून वरासत। यानी कि जब कोई साहब या साहिबा जो साहिब जायदाद होते हैं, जब उनका इंतकाल होता है तो उनकी जायदाद जो है वो इस्लामी शरिया के मुताबिक और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के मुताबिक किस तरीके से तकसीम होनी है, ये लॉ इस मामलात को डील करता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स कि ये किस तरीके से तकसीम होती है, क्या किसका औलाद का क्या शेयर होता है, बेवा का क्या शेयर होता है, वालिदैन का क्या शेयर होता है, कर्ज़ की अदायगी का क्या तरीक़ाकार है। सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके देंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, इस बात को हमें हमेशा जहन में रखना है कि जो प्रॉपर्टी से मुतल्लिक या किसी भी मुतल्लिक जो कवानीन होते हैं वो हमारे इस्लामी शरिया के ताबे ही बनाए जाते हैं, यानी कि वो कवानीन हमारे आम तौर पे इस्लामी शरिया से मुतसादिम नहीं होते। तो इसमें भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को भी ऐन इस्लामी असूलों और इस्लामी शरिया के कवानीन के मुताबिक ही रखा गया है। तो मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि जी सबसे पहले जब किसी शख्स का या किसी साहिबा का इंतकाल होता है तो उनकी तदफीन और दीगर मराहिल के बाद सबसे पहले जो उन्होंने जितनी भी जायदाद छोड़ी है उसमें सबसे पहले जो मरहूम ने या मरहूमा ने कर्ज़ छोड़ा है वो सबसे पहले उस कर्ज़ की अदायगी ज़रूरी है। जितना भी कर्ज़ हो, चाहे वो उस जायदाद के तकरीबन बराबर हो या जायदाद जितना भी हो, चाहे सारी जायदाद उसमें खर्च हो जाए, ये याद रखेगा कि कर्ज़ की अदायगी सबसे पहले उसमें से होना ज़रूरी है। कर्ज़ की अदायगी के बाद फिर उसमें से आता है मरहूम के अगर वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक हयात हैं तो उनका शेयर। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि वालिद हों या वालदा या दोनों हों, उन सब का 1.6 यानी कि 1/6 जो है शेयर सबका बनता है, 1/6 वालिद का और वालदा का सेपरेटली अलहदा। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। उसके बाद आती है मरहूम की बेवा, चाहे वो एक हो या एक से ज़ायद हो। जो बेवा हैं उनका 1/8 हिस्सा है, 1/8, चाहे वो एक हो या एक हो, उनका सेपरेटली 1/8 शेयर बनता है। यहाँ मैं मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ कि बाज़ लोग जो हैं मरने से कुछ अर्सा पहले वसीयत करते हैं। तो वसीयत का मैं आपको बताऊँ, ख़ास तौर पर आपने फ़िल्मों में देखा होगा, जिस तरह से फ़िल्मों में दिखाया जाता है वसीयत पे उस तरह अमल नहीं होता। कानूनी तौर पे जितनी भी जायदाद की, जितनी भी मलकियत की वसीयत की जाती है वो सिर्फ उस पर 1/3 अमल होता है। यानी कि अगर किसी के पास किसी ने 100 रुपये छोड़े हैं तो 100 रुपये पे अगर वो 100 रुपये की वसीयत करता है तो पूरे 100 रुपये की वसीयत पे अमल नहीं होगा। 1/3 1/3 यानी कि उसमें से 33.33 का जो है वो वसीयत के मुताबिक अमल होगा। बाकी जो है वो ऐन इस्लामी शरिया के मुताबिक ही जो वर्सा हैं उसमें तकसीम होगी। तो ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको एक और बात अहम बताता चलूँ कि बेटों का शेयर बेटियों के मुकाबले में डबल होता है। ये इस्लाम में है। अब इस्लाम में के हर काम ऐन मसलहत के तहत होता है, क्योंकि बेटियों की शादियाँ हो जाती हैं, उनके शौहर होते हैं उनकी टेक केयर करने के लिए, लिहाजा बेटों को सारा कुछ खुद करना पड़ता है, उनको पूरे घर को लेके चलना होता है, सारी लायबिलिटीज़ होती हैं। इसलिए इस्लाम ने बेटों का शेयर डबल रखा है। मिसाल के तौर पे अगर किसी साहब ने 1 लाख रुपए कुल छोड़े हैं, अगर उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं तो उसकी तकसीम इस तरीके से होगी कि 50,000 बेटे को, 25,000 एक बेटी को और 25,000 दूसरी बेटी को जाएंगे। ये इस तरीके से तकसीम का होगा कि बेटे के 2 हिस्से होते हैं और बेटी का एक हिस्सा होता है। बेटियां एक से ज़ायद हो तब भी हर बेटी का अलग अलग एक हिस्सा होगा, बेटे एक से ज़ायद हो तब भी हर एक के 2 हिस्से अलहदा अलहदा होंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि बाज़ औकात जो है मरने वाला जो है गवर्नमेंट मुलाजिम होता है, या अगर वो प्राइवेट मुलाजिम भी होता है तो उसको पेंशन या प्रोविडेंट फ़ंड वगैरह कुछ मिलता है, उस हवाले से भी बताता चलें। अमूमन होता यह है कि जी ग्रेजुटी या प्रोविडेंट फ़ंड की जो रकम है वो बेवा के हवाले कर दी जाती है, पेंशन भी पूरी की पूरी बेवा के नाम पर ट्रांसफ़र करवा दी जाती है। ये तरीक़ाकार गलत है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के मुताबिक और उससे पहले इस्लामी शरिया के मुताबिक ये ज़रूरी है कि जो ग्रेजुटी या प्रोविडेंट फ़ंड की रकम है वो भी उसी तरीके से तकसीम होगी सब वर्सा में जिस तरीके से
مرحوم کی چھوڑی گئی جائیداد تقسیم ہوئی ہے، اور پینشن بھی اسی ریشو پروپورشنز کے ساتھ تقسیم ہوگی جس طریقے سے کل جائیداد تقسیم ہوئی۔ اگر ہر مہینے پینشن آ رہی ہے تو ہر مہینے وہ اسی طریقے سے آئے گی۔ اگر اس کے والد حیات ہیں تو والد کو والد کا شیئر جائے گا، بیوہ کو بیوہ کا شیئر جائے گا، اولادوں کو اس طرح کے جائے گا۔ یہ طریقہ ہار ہے۔ اگر باہمی رضامندی سے اگر خود سب اپنا حصہ چھوڑ دیں اور بیوہ کے نام پر منتقل کر دیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن قانون اور شریعہ کے مطابق پینشن اور پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ کی تقسیم اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ لا آف انہیریٹنس اس قدر آسان نہیں ہے جس طریقے سے ایک سمپل ویڈیو میں سادہ پوائنٹس کے ذریعے میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ نہایت پیچیدہ اور نہایت تفصیل طلب اور وضاحت طلب ہے، لیکن آپ کی آسانی کے لیے انتہائی موٹے موٹے بنیادی پوائنٹس کی شکل میں اس کو تقسیم کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ ٹاپک بہت طویل ہے، لہٰذا اس کو ہم دو حصوں میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لہٰذا پہلا حصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اس کا دوسرا حصہ بہت جلد آپ کے سامنے پیش کریں گے مزید پوائنٹس کی تفصیلات کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ریڈ باکس چینل کو دیکھتے رہیے، ریڈ باکس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اگر آپ کو جو پوائنٹس ہم نے بتائے ہیں اس میں کسی قسم کی اگر آپ کو مزید وضاحت چاہیے تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر سے مجھ سے یا میری قانونی ٹیم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جب تک کے لیے اپنے لیگل ایڈوائزر مجتبیٰ ترمذی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔